हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा हुआ था? प्लीज रिमाइंड करेंगे एक बार मुझे। खत्म कर लिया। अच्छा, सो आई थिंक वी वर सपोज टू स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, है ना? ये हमारी शायद लास्ट टाइम बात हुई थी। और प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन से, राइट? तो पहले देखते हैं कि प्लांट ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे फंक्शन करता है ना? और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो, पहले मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी चीज बताता हूँ कि एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है ना? या एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो बेसिकली एनर्जी के बेसिस पे हमने ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिस ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट, राइट? और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, जस्ट प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट ट्रांसपोर्ट। देखो, तो डिफ्यूजन के, अच्छा, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट से पहले मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन। ये तो मामला सही ना? डिफ्यूजन तो पता है ना सबको? यस सर। अच्छा, क्या होता है डिफ्यूजन, कैसे होता है? सर, हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन तक जब कोई पार्टिकल ट्रैवल करता है, हाँ, विदाउट एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, वो तो फिर डिफ्यूजन है पक्का? सर, विदाउट विदाउट सेमी, अच्छा, ऑस्मोसिस होता है। हाँ राइट, विदाउट एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज डिफ्यूजन। और बाकी फिर क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। और ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक, चलो। तो पहले हम लोग देखो, प्लांट में ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वाटर का नीचे से ऊपर की तरफ जाना और ऊपर से फूड का नीचे की तरफ आना। ठीक है, ये पूरा प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और हमारा आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? हार्ट जैसे काम करता है, वो हमारा आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट को ना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, एक सेकंड दो मुझे जरा। शिमी सर। हाँ जी। सर ये वाला चैप्टर सर हमारे स्कूल में तो डिलीट करवा दिया सर। अच्छा, ओके, बाकी लोगों के होगा ना? और देखो, पढ़ना तो हमें नीट के लिए पड़ेगा ही ना। ये सर मैं वही बोल रहा था। तो इसीलिए मैं इवन 12th में भी मैंने सभी चैप्टर कवर किए, हालांकि 12th में ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश सिलेबस। और 11th में भी हम लोग वही करते हैं कि सभी चैप्टर करवा देते हैं, जिससे कि आपको नीट के लिए, क्योंकि नीट पे क्या डिलीट होगा क्या नहीं डिलीट होगा, और हो सकता है कुछ भी ना डिलीट हो, ऐसा भी होता है नीट में कई बार, है ना? सम टाइम कुछ टॉपिक डिलीट हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। देखो, प्लांट प्लांट में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ये दो तरह का होता है। तो पहला वाला क्या होता है? पहला वाला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पता नहीं क्या हो रहा है भाई आज, ये क्यों हैंग कर रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ना? तो दैट टेक्स प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, है ना? एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में खर्च होती है? एटीपी के फॉर्म में, है ना? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ती है? तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा और आपने बताया कि सर डिफ्यूजन क्या होता है, तो आपने कहा कि डिफ्यूजन हाई कंसेंट, देखो किसी को किसी भी पॉइंट पे कहीं पे बेसिक चीज में अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना, मैं ये सोच के चलता हूँ कि बेसिक्स आपको आता है, ठीक है ना? स्टिल इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल और इफ यू आर नॉट क्लियर विद, अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी है तो आप बिल्कुल फ्रैंकली पूछिए,
ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो आप हाँ हाँ करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर क्या है, इस तरफ हाई कंसंट्रेशन, ये ए साइड हो गया और ये हो गया बी साइड, है ना। तो देखो ए साइड पे यहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, है ना। और यहाँ पर बी साइड पे यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन, है ना, लो कंसंट्रेशन। तो नॉर्मली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इधर होता है ना। तो हम ये कहेंगे, तो यहाँ पर देखो हाई और लो के बीच में एक बैरियर है, मतलब एक डिवाइड है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन। गिव मी जस्ट 1 सेकंड, 1 सेकंड आप मुझे दो जरा सा, कि मेरा स्टाइलिश ठीक से चल नहीं रहा है, सिस्टम आज क्यों हैंग कर रहे हैं। देखो, तो एट द एक्सपेंस ऑफ, तो मैंने कहा कि जब यहाँ पर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज मूव करती है, तो हम इसे बोलते हैं क्या, इसके लिए टर्म यूज करते हैं और हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ फिर डिफ्यूजन हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, दिस इज डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में, हाई से लो की तरफ। तो हम ये कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में हो रहा। अच्छा, अब अगर हमें ट्रांसपोर्ट उल्टा करवाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, स्पेंड करनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है कि हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ी, मतलब ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमें एफर्ट करना पड़ा है। ऊपर वाला जो हो रहा है ये अपने आप ही हो रहा है, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं। तो जब भी डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती। लेकिन जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कभी डिफ्यूजन होता है, मतलब कि अगर डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में होने लगे, उल्टा होने लगे, ठीक है, लो से हाई की तरफ करवाना पड़े, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये हमेशा एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो एटीपी नॉट रिक्वायर्ड, तो यहां पर एटीपी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, ठीक है, मतलब एनर्जी एक्सपेंस नहीं होता है। लेकिन ये कहां पे होता है, इट टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आप देखो यहां पर भी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरह से होता है ना। अब यहां पर क्या होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ। तो अभी क्या है कि एक बड़ा सा रूम है ना, उस रूम में बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। तो बच्चे ढेर सारे बाहर भीड़ लगा कर खड़े हैं, जैसे दरवाजा खुलता है तो उस गेट से क्या होता है, सब बच्चे बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, मतलब क्या, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, कोई एनर्जी की जरूरत, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना। तो पहली चीज तो ये हो गई, अपने आप मूवमेंट हो रहा है, वो बच्चे अपने आप ही चले आ रहे हैं हाई से लो की तरफ, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में आ रहा है।
दूसरा क्या होता है, छोटे बच्चे। अब छोटे बच्चे क्या है, तो सपोज दैट कोई बस खड़ी है, बस तो अंदर से खाली है, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो प्ले ग्रुप वाले बच्चे हैं, वो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं, उनकी इतनी हाइट ही नहीं कि बेचारे ऊपर बस में चढ़ पाए। तो आप देखते हो कि क्या होता है कि गेट पर एक मेल या फीमेल कोई खड़ा होता है, वो क्या करता है, छोटे बच्चों का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के अंदर की तरफ लाता है। वहां पर भी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन वो क्या कर रहा है, बच्चे की हेल्प कर रहा है, राइट। तो अब क्या होता है, ऐसे डिफ्यूजन को आप क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, जहां पर एक फैसिलिटेटर की जरूरत होती है। और उस गेट पे वो जो आदमी खड़ा है, उस आदमी को अपन क्या बोलेंगे, कैरियर प्रोटीन। तो यहां पर भी क्या है, पहले वाले केस में क्या है, बड़े बच्चे हैं। तो पहले वाले केस में बड़े बच्चे बस के बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, मतलब हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वहां पर उनको एनर्जी देने की जरूरत नहीं, वो बड़े बच्चे अपने आप ही चले आ रहे हैं। दूसरे वाले केस में क्या होता है कि दूसरे वाले केस में एक आदमी गेट पे चाहिए, जिसको हमने क्या कहा, कैरियर प्रोटीन। तो यहां पर ये कंसंट्रेटेड जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये दो तरह से होता है। एक तो होता है नॉर्मल, तो दिस इज नॉर्मल पैसिव। दूसरा क्या होता है, ये इसको नॉन फैसिलिटेटेड कह सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, फैसिलिटेटेड। दोनों की तरह हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन फैसिलिटेटेड में क्या होता है, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, है ना। और यहां पर क्या होता है, नो कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इज इट क्लियर टू Yes, एवरीवन? sir. पक्का ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? पैसिव डिफ्यूजन दो तरह का होता है। सर ये No, कॉन्सेंट्रेशन sir, no doubt. बताना। ये दोनों ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होगा, देखो। ठीक, ओके ठीक है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा, ये नोट कर लिया आपने क्या? नो सर करना है। अच्छा, थोड़ी राइटिंग गंदी लग रही होगी क्योंकि आज स्टाइलस अभी से काम नहीं कर रहा था, अभी सही हो जाएगा। कोई दूसरे बैच का बच्चा तो नहीं इसमें? अच्छा नहीं, आ गया। संतान, अदिति, संचिता। नोट करके मुझे बताइए। और जिसके जिसके स्कूल में है, आयुषी, अच्छा, ओके ओके आयुषी। तभी मुझे लगा कि कोई नया बच्चा है क्या। ठीक है, नोट कर लिया ना सबने, और सबको समझ में भी आ गया? Yes, sir. ठीक है। अंशिका, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ग्रेट, ठीक है। तो अब देखो क्या है, और जिसके जिसके सिलेबस में स्कूल में चैप्टर डिलीट नहीं करवाया गया है ना, रिमूव नहीं कराया गया, वो आप समझ लीजिए कि मास फ्लो हाइपोथेसिस, यूनिपोर्ट क्या होता है, सिम्पोर्ट क्या होता है, सब पूछा जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, अब देखिए क्या है, नॉर्मल लिखा था सर, नॉर्मल क्या था? नॉर्मल, अच्छा वो मतलब नॉर्मल, एक तो नॉर्मल डिफ्यूजन होगा, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, ठीक है ना। अच्छा सर उसको नॉर्मल भी बोलते हैं? हाँ, मतलब सिंपल डिफ्यूजन उसको बोलते हैं, नॉर्मल क्या, सिंपल डिफ्यूजन आप लिख सकते हो। ओके सर। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखो सर क्या है, कौन है? सर मेरे स्कूल हाँ। में चैप्टर पूरा कट कर दिया है। अच्छा, मैं अंशिका वही बोल रहा था कि कुछ लोगों के स्कूल में कट कर दिया होगा, कुछ के नहीं किया होगा, लेकिन ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नीट से कभी डिलीट नहीं होगा, ये मान के चलो, ठीक है ना। तो अगर किसी को नीट देना हो तो उसको बहुत ध्यान से, अच्छा एक बात और Yes. आपको बता दूं, इस पूरे सिलेबस में मैं आपको बताता हूँ, 11th वाले सिलेबस में ये चीज फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, जो लोग स्टार्टिंग से उनको मैंने बताया होगा। इस पूरे नीट के सिलेबस में जो बच्चे 12th 11th 12th दोनों कर चुके हैं और कोचिंग भी कर चुके हैं, आप उनसे ही पूछेगा, बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो अभी अपना प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट है, मतलब जिसको कि सब बच्चे समझते हैं दिस इज द टफेस्ट पार्ट। आप किसी भी बच्चे से बात करोगे ना, वो बोलेगा पहले प्लांट फिजियोलॉजी फिर जेनेटिक्स, है ना। दो ही चीज में बायोलॉजी में बच्चों को दिक्कत होती है, तो प्लांट फिजियोलॉजी ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में बराबर बराबर आते हैं, जबकि आप देखो चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में आधे होंगे और एनिमल में उससे दुगने चैप्टर है, डबल चैप्टर है।
स्टिल दोनों में इक्वल वेटेज होता है। आप एवरेज मान के चलिए कि 10-10 क्वेश्चन मतलब 40-40 मार्क्स का दोनों से आएगा, प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी से। ठीक है, अब देखो मैं आपको जो बात मैंने आपको अभी बताई समझाई उसको मैं डायग्राम के थ्रू, आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है ना। तो हमने अभी पढ़ा कि पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बाकी चीजें आप लिख चुके हैं, सब नोट कर चुके हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने कहा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में, आप देखो हाई से लो की तरफ हो रहा है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो डिफ्यूजन हो रहा है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये डिफ्यूजन को मैंने कहा था ये नॉर्मल डिफ्यूजन है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन भी आप इसको कह सकते हो। तो जो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, तो पैसिव डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट, इसमें तो एनर्जी नहीं लगने वाली, हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में। तो ये क्या हो रहा है, अब देखो यहां पर सिंपल डिफ्यूजन उनका होता है जो फैट सॉल्युबल होते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, फैट सॉल्युबल। तो जितने भी फैट सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं या फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, देखो लिपिड की बाई लेयर के थ्रू हो रहा है। सेल बायोलॉजी पूरी अपन पढ़ चुके हैं ना, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहां पर लिपिड की बाई लेयर के थ्रू जिनका डिफ्यूजन हो रहा है वो सब फैट सॉल्युबल, और ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये फैट सॉल्युबल कंपाउंड क्या होते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक। तो जितने भी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होते हैं, है ना, मतलब फैट सॉल्युबल, वो सब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किनका होता है, उनका होता है जो फैट सॉल्युबल नहीं है। क्या है, दे आर वाटर सॉल्युबल। मतलब क्या है, दे आर हाइड्रोफिलिक। तो जितने भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में डिफ्यूजन होता है तो हमेशा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, एक प्रोटीन की जरूरत होती है। आप ध्यान से समझिए, इस प्रोटीन को, ये वाली जो प्रोटीन है ना, ये दो अलग आपको दिखाई दे रही है, इन प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? मैं बता चुका हूं सेल बायोलॉजी में, क्या कहते हैं इनको? Who's going to tell me? Please repeat. मैंने कहा कि ये जो प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इन प्रोटीन्स को हम कहते क्या हैं? पूरी बात मैं बता चुका हूं, अभी ये कोई नहीं कह सकता नहीं सर आपने नहीं बताया। Sir, Intrinsic protein. इनके लिए एक टर्म मैंने दिया था, और So मैंने कहा था intrinsic protein. जो क्रॉस करे इंट्रिंसिक तो बोलेंगे, वो तो सेल बायोलॉजी के एंगल से हमने कहा ही कहा। मैंने कहा था इनको चैनल प्रोटीन कहते हैं। चैनल प्रोटीन इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चैनल प्रोटीन होती हैं, और चैनल प्रोटीन में क्या है, तो ये जो गेट की तरह काम करती है, गेटवे की तरह काम करती है, इसको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं, है ना। और चैनल प्रोटीन के अंदर ही एक और प्रोटीन होती है जो क्या करती है, मॉलिक्यूल को पकड़ती है और अंदर ले आती है। मैंने जैसा बस वाला एग्जांपल दिया, छोटे बच्चे वाला एग्जांपल दिया, तो वो क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अंदर लेकर के आती है। तो वो ट्रांसपोर्ट, मतलब वो मूव करती है। तो चैनल प्रोटीन तो मूव नहीं कर सकती है, लेकिन वो मूवेबल प्रोटीन होती है। एक मॉलिक्यूल पकड़ा, अंदर लाया, छोड़ दिया, फिर वापस गई, फिर पकड़ कर लाई, है ना। जैसे मैंने बताया कि बच्चों को बस में चढ़ाने वाला जो बंदा है, जो हेल्पर है, तो उसको हमने क्या बोला, उनको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। क्या मेरी बात सही क्लियर है आपको? Yes. बहुत बढ़िया। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अब देखो जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या होगा, इधर से गेट खुल जाएगा, मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है ना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये डायग्राम बना दीजिएगा जब आपसे स्कूल में पूछा जाए, ठीक है। तो Yes, sir. अब कुछ नोट कर लिया जाए, है ना। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, जो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए नोट करिए। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन छोटी छोटी हेडिंग्स के फॉर्म में नोट करते हैं। डिफ्यूजन, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन is passive and slow. Movement by diffusion is passive and slow. Full stop. It occurs in the direction of concentration gradient. It occurs in the direction of
concentration gradient. Full stop. Energy is not required. Energy is not required in this type of transport. Next. तो पहला हमने क्या पढ़ा? सिंपल डिफ्यूजन, है ना, तो जिसको आपने डिफ्यूजन कहा. अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए. नेक्स्ट सब हेडिंग है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. The particles which are hydrophilic do not passes through the particle which are hydrophilic do not passes through the lipid membrane. Could you please repeat from the starting? Facilitated diffusion. The particles which are hydrophilic do not passes through lipid bilayer membrane. Full stop. They passes through channel protein or ion channel तो इनको हम चैनल प्रोटीन या आयन चैनल कहते हैं. ठीक है. फुल स्टॉप. दी वाटर चैनल्स, अब इनमें से कुछ वाटर का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं. दी वाटर चैनल्स आर कॉल्ड एक्वापोरिन. दी वाटर चैनल्स आर कॉल्ड, एक मिनट, एक्वापोरिन, एक्वा मीन्स वाटर ही होता है. एक्वापोरिन. दी वाटर चैनल्स आर कॉल्ड एक्वापोरिन. तो चैनल प्रोटीन को हम नॉर्मल चैनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं. अगर ये आयंस को ट्रांसपोर्ट करती है तो आयन चैनल बोल सकते हैं. अगर ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है तो इसको एक्वापोरिन कह सकते हैं. तो एक्वापोरिन क्या है? एक तरह की चैनल प्रोटीन है जो सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है. फुल स्टॉप. एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड in facilitated diffusion. Energy is not required in facilitated diffusion, but it takes place with the help of channel protein. With the help of channel protein. Next point इसी में लिखेंगे facilitated में ही. In some of cases or channel, a special type of, a special type of movable protein is required, which is called carrier protein. राइट. तो यहां तक मामला समझ में आ गया? Yes, sir.
तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है चैनल्स के थ्रू, प्रोटीन चैनल के थ्रू। क्या एक में होता है नॉर्मल होता है जिसमें कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए होती, दूसरे में कैरियर प्रोटीन चाहिए होती, लेकिन एनर्जी की जरूरत दोनों में नहीं पड़ती। ठीक है, अब एक बात और मेरी बहुत ध्यान से समझिए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नहीं ना? अब No, sir. अब हम अभी सिर्फ बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? हम अभी बात करेंगे किसकी? इनकी, किनकी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हम लोग बात करेंगे, मतलब चैनल प्रोटीन की बात करेंगे। ये और फर्दर कई सारे टाइप के हो सकते हैं, है ना? अब ये जो चैनल प्रोटीन है ये कितनी तरह की हो सकती है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? Yes, sir. ग्रेट। अब देखिए, समझो भाई, कुछ चैनल प्रोटीन क्या काम करती हैं? क्या हो गया? कुछ चैनल प्रोटीन क्या करती हैं? सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को या आयन को ट्रांसपोर्ट करती। तो जब एक ही तरह के एलिमेंट को या एक ही तरह के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करे और एक ही डायरेक्शन में करे, है ना, तो जब ये एक ही डायरेक्शन में कर रही है, मतलब कि ये एक डायरेक्शन में हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ करेगी, उनको हम कहते हैं यूनिपोर्ट। ठीक है, दूसरा, जब अकेले ना करे, एक साथ दो आयन करे, कि मतलब अगर ये वाला आयन भी आएगा, S1 आएगा तो S2 भी अंदर आएगा, S1 अंदर नहीं आएगा तो S2 अंदर नहीं आएगा। तो जब दो एक साथ, दो चीजों का ट्रांसपोर्ट एक साथ हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट, है ना। देखो, अगर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का, एक बार में एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करे तो हमने बोला यूनिपोर्ट, है ना। अब एक साथ अगर दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो या दो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो तो हमने कहा को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट, साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। को ट्रांसपोर्ट दो तरह का हो रहा है। अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम कहेंगे सिम्पोर्ट। अगर अलग अलग हो रहा है, एक अंदर जाएगा तो बाहर जाएगा, उसे बोलेंगे एंटीपोर्ट। बात समझ में आई क्या? तो हमने न्यूरॉन्स पढ़े थे, हमारे न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में एंटीपोर्ट पाए जाते हैं। अगर सोडियम अंदर आएगा तो पोटेशियम बाहर जाएगा, तो हमारा ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं? एंटीपोर्ट पाए जाते हैं। क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो नोट करेंगे। को ट्रांसपोर्ट is transport of substance when two molecules are transported together across membrane, full stop। इसी में लिखेंगे, if the molecules are transported together in same direction, if the molecules are transported together in the same direction, it is called symport। It is called symport, full stop। If in co-transport, if in co-transport molecule moves in opposite direction, if in co-transport molecule moves in opposite direction, it is called antipode। Next point,
when one molecule move across the membrane independent of another molecule, it is called uniport. Is it crystal clear to each and everyone? Uniport, symport, antiport, clear है? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। एंटीपोड हम कई जगह पढ़ेंगे भी, देखिएगा 2 जगह पढ़ेंगे। एक तो हम लोग जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आरबीसी पढ़ेंगे, तब वहां पे एंटीपोड पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग जब न्यूरॉन्स वाला पढ़ेंगे तब एंटीपोड पढ़ेंगे। याद रखिएगा, मैं आपसे वहां पे पूछूंगा कि किस टाइप के चैनल है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, है ना? मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। तो हमने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट, लिपिड सॉल्युबल है तो लिपिड बाइलेयर के थ्रू होगा, कोई चैनल प्रोटीन नहीं चाहिए। अगर वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर सॉल्युबल है, तो चैनल के थ्रू होगा। ये 2 तरह का हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसको बोलेंगे, ये विदाउट कैरियर प्रोटीन और विद कैरियर प्रोटीन। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारी कैरियर जो हमारे ये चैनल प्रोटीन होती है, ये यूनिपोर्ट हो सकता है, एंटीपोर्ट हो सकता है और सिम्पोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। In active transport, the movable carrier protein in active transport, the movable carrier protein are called pump. The movable Carrier protein in active transport, the movable carrier protein are called pump. PUMP, pump. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर प्रोटीन इनको पकड़ पकड़ के यहां से लेकर के यहां तक आ रही है, लेकर के आ रही है, उसको हम लोग पंप कहते हैं। उस प्रोटीन को हम लोग पंप कहते हैं। फुल स्टॉप। दे रिक्वायर ATP energy, they require ATP energy for the transport of molecule, for the transport of molecule uphill, that is uphill, that is against concentration gradient. Full stop. Carrier proteins are highly specific. Carrier proteins are highly specific
how it got disconnected. हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, जस्ट मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की, इफ आई हैड कि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और कैरियर और पंप प्रोटीन कैसे फंक्शन करते हैं। तो अगर मेरे पास एनिमेशन मुझे मिल जाता है तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे फंक्शन करते हैं। वेट, मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक दिखाता हूँ, एक एनिमेशन दिखाता हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो ये मेम्ब्रेन है, ये देखिए ऐसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एटीपी गया, ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। ये देखिए ये जो आपको यहाँ पर आकर बस्ट हो रहा है, ये यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये आकर के बस्ट हो रहा है स्टार शेप जो मॉलिक्यूल, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरह से चैनल खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट ट्रांसपोर्ट में? क्लियर है सबको, समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने लिख लिया, नोट कर लिया ना। अब आते हैं आगे। तो ये हमारा हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी आप अपने साथ रखिएगा, है ना। और सिम्पोर्ट मैंने आपको बता दिया, पोरेंस मैंने आपको, एक्वापोरेंस मैंने आपको बता दिया ना, सिम्पोर्ट आपको बता दिया, एंटीपोर्ट बता दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका हो गया। और ठीक है, ओके, अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, है ना। तो पहले हम लोग बात कर ली जाए, है ना, पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, पहले बात करते हैं ऑस्मोसिस, है ना। पहले ऑस्मोसिस की बात कर ली जाए, एंडोस्मोसिस की बात कर ली जाए, एक्सोस्मोसिस की बात कर ली जाए। और उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, देखता हूं कौन मेरे क्वेश्चन का आंसर देता है। बहुत ध्यान से मेरे बात को समझिएगा, इट्स वेरी सिंपल। मैं क्या करता हूं कि मैं अपने घर में, मेरे पास एक एक्वेरियम है ना, और मैं क्या करता हूं कि अपने एक्वेरियम में एक छोटी सी स्कोलियोडॉन ले आया, शार्क, है ना। स्कोलियोडॉन, शार्क एक मरीन फिश है जो ओशंस में पाई जाती है, और इंडिया में स्कोलियोडॉन छोटी छोटी भी पाई जाती है, इतनी बड़ी बड़ी स्कोलियोडॉन, हालांकि उसका साइज बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, तो मैं वो स्कोलियोडॉन लेकर के आता हूं और मैंने घर में अपने एक्वेरियम में डाल दिया। अभी उसके साथ क्या होने वाला है,
वेरी लॉजिकल, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बहुत लॉजिकल सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, मैं एक स्पोलियोडॉन लेकर के आया मार्केट से खरीद करके, और मैंने क्या किया, वो शार्क है, शार्क की वैरायटी है और ओशन में पाई जाती है। मैंने क्या किया, उस स्पोलियोडॉन को अपने यहाँ ला करके एक्वेरियम में डाल दिया। व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद स्पोलियोडॉन? एनी वन ऑफ यू? मुझे लग रहा था कई सारे लोग आंसर देंगे, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दे रहा। gas exchange, व्हाट विल हैपन? gas exchange, CO2. ना, चलो ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग पे रखिए और कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाता हूं। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो आप उसका, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ पाए तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दीजिएगा, बट टेक्निकली जो दीजिएगा ना, इट्स नॉट, मतलब ऐसे नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में नहीं, आप टेक्निकली मुझे बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कौन लोग कितने ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हमने डिफ्यूजन पढ़ा, अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस। यहाँ पे बात की जा रही है ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस। अभी क्या है कि यहां पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, और यहां पर हमने क्या किया, वाटर में सुक्रोज मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर दिया, शुगर के मॉलिक्यूल डिसॉल्व। अब यहां पर एक डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन है, जिसको कि हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहां पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और आपको पता है, तो देखो यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स का अमाउंट इधर ज्यादा है, किधर, इस तरफ ज्यादा है, यहाँ पे साइड ए पे ज्यादा है, तो साइड बी की तरफ क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट करेंगे। और कब तक मूव करेंगे? तब तक मूव करेंगे जब तक कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल ना हो जाए, तब तक ये मूवमेंट होने वाला है, राइट। तो तब तक यहां पर ये मूवमेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, समझिए, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट तो इजी है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहां पे होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहां पे होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ। क्या मेरी बात सही है? क्लियर है? Yes, sir. In the process of osmosis, movement of solvent molecule takes place, or movement of water molecule takes place from its higher concentration to its lower concentration until the equilibrium is achieved, that is osmosis. Second, तो पहली डेफिनेशन तो ये हो गई। अब मैं बात करता हूं भाई साहब सॉल्यूशन के टर्म्स में। तो यहां पर क्या है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इधर क्या है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरा मैं कह सकता हूं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन until the equilibrium is achieved. The process is called osmosis. तो जब सॉल्वेंट के टर्म में बात करेंगे तो मूवमेंट क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। जब सॉल्यूशन के टर्म में बात करेंगे तो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ होगा। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? 1%। लीजा, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ओके। एक और बात, यहां पर जो लो कंसंट्रेशन है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या, हाई कंसंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक, और लो कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। तो हम कह सकते हैं, एक मिनट, सॉल्वेंट पे नहीं लिखना चाहिए, इसको नीचे लिखना चाहिए मुझे, सॉल्वेंट पे नहीं लिखना, क्योंकि हाइपो और हाइपर सॉल्यूशन होते हैं। तो मैं लिखूंगा कि फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई?
अब आप Yes, इसका sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एज इट इज आप ड्रॉ कर लीजिएगा जो मैंने लिखा है उसके साथ, ठीक है? आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना लोग इस पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिलीव ऑन मी। तो भाई ऑस्मोसिस नोट कर लिया जाए। तो सर शार्क वाले में फिर तो शार्क वाला तो समझ नहीं आया। हाँ, शार्क वाले में तो वो शार्क वाले में क्या होगा फिर? चलो अभी पढ़ते हैं, अभी और पढ़ते हैं, अभी और पढ़ाता हूँ, फिर से पूछूंगा मैं। सर अगर हमने एक में सॉल्ट सोल्यूशन लिया और एक में शुगर सोल्यूशन तो सर ऑस्मोसिस होगा? एक में शॉर्ट बिल्कुल होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफाइन होना चाहिए। अगर दोनों में कंसंट्रेशन डिफरेंस है डेफिनेटली होगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दे हैव अ स्मॉल पोर्स, दे आर एक्वापोरेंस, और एक्वापोरेंस आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि दे विल अलाउ ओनली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में एक्वापोरेंस पाए जाएंगे, वो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट अलाउ करेंगे, बाकी मूवमेंट नहीं, ठीक है? ओके सर। ओके, तो पहले ऑस्मोसिस लिख दिया जाए, है ना? diffusion of water from its pure state or dilute solution, सर प्योर स्टेज? pure stage नहीं, state, diffusion of water from pure state or dilute solution into a solution or a stronger solution when the two are separated by semi permeable membrane, when the two are separated by semi permeable membrane, is called osmosis. Next point, osmosis is, अगली definition, osmosis is movement of solvent or water molecule. Osmosis is movement of solvent or water molecule from region of their high concentration to region of their low concentration. Full stop. We can also say movement of water. We can also say movement of water from hypotonic. We can also say movement of water from hypotonic to hypertonic solution is called osmosis. दो चीज और बताऊंगा ऑस्मोसिस, आई विल एड ऑन समथिंग। तो यहां तक बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? 0% कंफ्यूजन भी नहीं ना? No, sir. बहुत अच्छा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये इजी है, लेकिन बिलीव ऑन मी, बहुत सारे बच्चे और अच्छे बच्चे भी नीट में सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में गलती कर देते हैं, ऑस्मोसिस वाले। देखो, मैंने आपसे एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछा और अभी आपको समझ में नहीं आया, है ना? आप समझ में आना चाहिए शायद। अब क्या है कि हम क्या करते हैं, अब ऑस्मोसिस दो तरह की हो सकती है। तो पहली चीज होती है एंडोस्मोसिस।
अब एंडोस्मोसिस क्या करता हूं मैंने इस तरह का टम्बलर लिया और इस टम्बलर में मैंने क्या किया, इसमें वाटर भर दिया, वाटर, है ना, या हाइपोटोनिक सोल्यूशन भर दिया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन भर दिया, है ना। और मैं क्या करता हूं कि एक रेजिन डाल देता हूं इसके अंदर, किसमिस, है ना। तो मैंने इसके अंदर एक रेजिन डाल दिया और मैं देखता हूं कि कुछ घंटे बाद क्या हुआ कि रेजिन फूल जाती है। इट जनरली हैपन एंड यू सी प्रैक्टिकली एट योर होम एज वेल, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, वाटर रेजिन के अंदर भर गया। क्यों भाई, ऑस्मोसिस हुआ। तो ऑस्मोसिस कहां हुआ, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इंटरनली क्या हुआ, अंदर की तरफ क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हुआ। तो जब किसी सिस्टम में अंदर की तरफ वाटर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है तो उसको एंडोस्मोसिस कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक। तो यहां पर बाहर कैसा है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट कैसा है, हाइपोटोनिक, और अंदर कैसा 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 मामला है, हाइपरटोनिक। ये तो हुआ। रेजिन Yes. के बाहर क्या है, हाइपो, और अंदर क्या है, हाइपर। तो हमने इसको क्या बोला, तो रेजिन के अंदर मैं लिख देता हूं यहां पर हाइपर। तो हाइपो से हाइपर की तरफ वाटर मूव करता है, दैट इज एंडोस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एक और तरीका हो सकता है, एक्सोस्मोसिस। अब एक्सोस्मोसिस में क्या होगा कि मैंने क्या किया, एक ग्रेप लिया, फ्रेश ग्रेप, मैंने ग्रेप ले लिया और ग्रेप लेने के बाद फिर मैंने क्या किया, एक कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। तो यहां पर ले लिया मैंने क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया और मैंने ग्रेप को डाल दिया। अब मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा कि ग्रेप के अंदर का जो वाटर है ना, तो ग्रेप के अंदर मामला कैसा है, हाइपो। अब बाहर कैसा हो गया, Hyper. और ऑस्मोसिस में तो थोड़ी देर बाद ग्रेप पिचक जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, और क्या होगा, ग्रेप के अंदर से Exosmosis. एक्सोस्मोसिस होएगा, अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा, इसको मैं एक्सोस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस कैन बी ऑफ टू टाइप, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, दोनों ड्रॉ कर लो। एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। क्या मेरे क्वेश्चन का आंसर कोई दे सकता है अभी? सर वो शार्क वाले में भी यही होगा, तो बताओ तो मुझे एंडोस्मोसिस। पहले, होगा क्या ये तो बताओ, एक्सप्लेन तो करो, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, शार्क वाले में क्या होगा, इतना तो मैंने आपको बता दिया। नहीं, अप्लाइड तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, है ना। देखो, बढ़िया से मेहनत करो और चीजों को समझो नहीं, इम्बाइब करो और उसको अप्लाई करो, ठीक है। बस नीट निकल जाएगा, इतना ही करना है। अगर आप मेरी बात पूरी, जितना मैं आपको 11th 12th में पढ़ाता हूं, अगर आप मेरी पूरी बात समझ जाते हैं और अगर आपको उसको अप्लाई करना आता है, मैं लिख के देता हूं कि 90 में 90 अगर आप नहीं कर पाए तो ये तय है, आप मान के चलिए कि 90 में आपको 88 क्वेश्चन 100% हो जाएंगे, इसकी गारंटी। आप में से अंगूठा लगवा लो, स्टैम्प पेपर लिखवा लो, लेकिन बशर्ते मैंने आपको जितना पढ़ाया वो आपको याद हो और आप उसको बस अप्लाई कर पाए। अरे यार एक बात बताओ, शार्क कहां रहती है, फिर ओशन में। ओशन में। ओशन में। तो उसका ब्लड बाहर क्यों नहीं निकल आ पाता, क्योंकि ओशन के बाहर का कंसेंट्रेशन उसके ब्लड का कंसेंट्रेशन बराबर है, यही यस तो है ना, है कि नहीं, यही तो होता है, समझ रहे हो नहीं। तो अब आपने क्या किया कि आप शार्क को लेके आए, अब हमने उसको फ्रेश वाटर में डाल दिया, तो शार्क के ब्लड का कंसेंट्रेशन क्या है, हाइपरटोनिक, ज्यादा है। और बाहर एक्वेरियम में वाटर का क्या है, हाइपोटोनिक। तो क्या होगा, बाहर से पानी शार्क की बॉडी के अंदर भरने लगेगा, वो क्या होगा, उसकी बॉडी स्वेल हो जाएगी, वो फट जाएगी और मर जाएगी। समझ आया? यस। अब अगर मैं गंगा की, रिवर की जो फिश होती है उसको डाल दूं मरीन वाटर में, तब क्या होगा, सारा सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर निकल आएगा, मतलब क्रिनेट, वो भी मर जाएगी।
राइट, Shake एक्सोस्मोसिस होगा और मर जाएगी। तो शार्क मरी इंडोस्मोसिस से और फ्रेश वाटर वाली फिश मरी किससे? एक्सोस्मोसिस। समझ आया? Yes, sir. बस यही बात समझनी, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक, अब देखो तो ये था हमारा ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। चलो ग्रेट, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात थी। अच्छा एक बात और अब यहीं भी की जाए, ये सब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, है ना? Yes, sir. अगली बात अगर आपको मेरी समझ में आ गई तो आप यकीन मानिए कि इस चैप्टर में आपके लिए कुछ नहीं बचा समझने के लिए। जो आपको समझना चाहिए, एवरीथिंग इज लाइक केक वॉक, है ना? ध्यान समझना। लोग झूठ मूठ कर रोते रहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी टफ होती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा और आपको लगेगा नहीं कि कहीं पे टफ होती है। और आप किसी भी, जो भी बच्चा 12th पास कर चुका हो, जिनको ड्रॉपर वाले बच्चे बोलते हैं ना, 12th पास करने वाले, जो नीट दे रखा हो, चाहे आकाश में पढ़ रखा हो, कहीं भी पढ़ रखा हो, है ना, किसी भी जगह पे आप उससे पूछना, वो यही कहेगा प्लांट फिजियोलॉजी टफ होती है। और हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी ही पढ़ने वाले हैं इस महीने। अब आप देखिएगा, इट्स वेरी इजी, बशर्ते आपको बस समझते जाना है ना, चीजों को समझना है। प्लांट फिजियोलॉजी रटने की चीज नहीं, आप समझो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? यहां पे ए साइड पे, साइट ए पे। अब हम ऑस्मोसिस को जरा अलग तरह से समझते हैं, अलग नजरिए से देखते हैं, फिजिक्स के एंगल से देखते हैं, है ना? तो यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल पेयर स्टेट में है, तो फ्री एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? से ज्यादा होगी। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा होगी, है ना? है ना? अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर शुगर के मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल मिल गए। अब फ्री एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? सिर्फ कम हो जाएगी। वेरी गुड, है ना? तो यहां पर क्या होगा? लो फ्री एनर्जी, क्योंकि यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल कैसे हैं? सॉल्यूट के साथ में। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट अपनी हाई फ्री एनर्जी से लो फ्री एनर्जी की तरफ होता है। सही है ना? Yes, sir. So in osmosis, movement of water molecule takes place from high free energy to low free energy. तो पहली मैंने बात इस तरह से कही। अब मैं अपनी बात को थोड़ा सा और अलग तरह से कहता हूं, ऐसे ही सिमिलरली। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ होता है। सही है क्या? Yes, sir. ये भी वही बात मैंने कह दी है ना, थोड़ा और टेक्निकली कह दिया। अब देखो यहां पर, जहां पर वाटर के मॉलिक्यूल को फ्री एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल की एनर्जी को, है ना, वाटर पोटेंशियल एक टर्म होता है, वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल, जस्ट वाटर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? दैट इज द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना? और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह के एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे डब्ल्यू लिखते हैं, इसको बोलते हैं साई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साई, है ना? तो साई डब्ल्यू का क्या मतलब हुआ? वाटर पोटेंशियल, है ना? ठीक है, क्लियर भाई? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बड़े स्मार्ट हो तुम लोगों को, तुरंत समझ में आ जाती है बात। बस ऐसे ही समझते रहो, पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो यहां पर मैंने कहा कि जो वाटर पोटेंशियल होता है ना, तो वाटर पोटेंशियल क्या है? दैट इज दी साई डब्ल्यू, है ना? तो अब अच्छा एक बात बताओ, मैं लिख सकता हूं क्या कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट ही ऑस्मोसिस? Yes, sir. ठीक, सब लोग बात समझ रहे हैं मेरी? एक और बात बता दूं यहां पे एडिशनली, ये कभी किसी टाइम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0, है ना? तो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? कितना होगा? 0 से कम होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। Yes. सॉल्यूशन स्टेट में वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी।
Yes, वाटर sir. पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो हमेशा सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल का है किसमें होगा, नेगेटिव में, और प्योर वाटर का 0. बहुत बढ़िया, नोट कर लो। ठीक है, Yes. तो एक बात और लिख ली जाए, है ना, वाटर पोटेंशियल क्या होता है। नोट करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, इसको एज इट इज उतार लेना, है ना, ड्रॉ कर लेना, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल of pure water, chemical potential of pure water at normal temperature and pressure, chemical potential of pure water at normal temperature and pressure is 0. Full stop. In solution, the value of water potential is always, in solution the value of water potential is always less than 0, that is negative. Full stop. Next point, water potential is always represented by psi. Water potential is always represented by psi. तो psi w लिख लो। अगला क्वेश्चन भी भाई साहब 2 बार कम नीट में पूछा हुआ, मैंने 2 बार ये क्वेश्चन देखा। द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज मेजर्ड, बता सकते हो किसमें मेजर की जाती है? द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज मेजर्ड इन पास्कल, बार और एटमॉस्फेयर। पास्कल, बार और एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, in osmosis the movement of water molecule takes place from high water potential to low water potential, high water potential to low water potential। ठीक है, Yes. तो ये बात आपको समझ में आ गई। क्या है, वाटर पोटेंशियल दे रखा है, ठीक भाई। अब रुको, धीरे धीरे चीजों को समझो। और क्या समझाना है आपको? एक और बात, तो यहां तक किसी को डाउट हो पूछो। No, अदिति sir. समझ आ रहा ना? अच्छा, अदनान, अंशिका, अर्पित, लीला, Yes. प्रांजल, अच्छा प्रांजल क्या, अदिति, अच्छा ठीक, रोशनी, सब लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलो बढ़िया है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको सच में 100% समझ में आ गया, सो आई एम वेरी हैप्पी। चलिए एक और बात बताते हैं, है ना। अब मैं फिर से, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं फिर से ये जो लिखा हुआ है वो रिमूव कर रहा हूं, फिर से एक बात बताता हूं।
अब एक और चीज है सोल्यूट पोटेंशियल, वही सेम चीज। सोल्यूट पोटेंशियल को हम लिखते हैं ऐसे साई एस, है ना। अब देखो तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या होती है, ये प्योर वाटर था और मैंने प्योर वाटर में क्या मिला दिया, सुक्रोज मिला दिया, शुगर मिला दिया, तो जिससे क्या होगा, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, यस सर। है ना। ये जितना कम हुआ, तो सपोज दैट प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल था वो था भाई साहब 0, और हमने क्या किया, इसमें मिला दिया सोल्यूट, सोल्यूट मिलाते इसका पोटेंशियल हो गया -0.2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट पोटेंशियल। जितने की गिरावट आई उसको क्या बोला जाएगा, सोल्यूट पोटेंशियल। क्लियर है, यस सर। नोट कर लीजिए, सोल्यूट पोटेंशियल it is decrease in the chemical potential of pure water. It is decrease in the chemical potential of pure water due to chemical potential of pure water due to addition of solute particle, full stop. Solute particle decreases the free energy of pure water molecule. ठीक है, राइट। एक और बात, अब एक बात बताओ, यहां पर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है कि नहीं है, और इधर की तरफ क्या है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। तो वाटर इसलिए हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है ना। तो जब हम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मिला देते हैं तो क्या होता है, प्रेशर वाटर पोटेंशियल, ये प्रेशर पोटेंशियल कम होगा, सॉरी हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, सर बढ़ेगा। फिर से बना ध्यान से, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाएं तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, सर सॉल्वेंट पे सॉल्यूट मिलाएंगे तो कम होगा। कम होगा ना, है ना। यस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर पोटेंशियल। समझ आया क्या, दोनों तरफ पानी था, वाटर था, अपन ने क्या किया, इधर सुक्रोज मिला दिया तो प्रेशर पोटेंशियल कम हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट इधर होना स्टार्ट। क्लियर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई पी से। समझ आया, यस सर। नोट कर लो, साई पी प्रेशर पोटेंशियल, साई पी इज प्रेशर पोटेंशियल, it represent the effect of pressure on the free energy of water molecule while adding the solute। तो फॉर्मूला क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, सॉरी प्रेशर पोटेंशियल, ये फॉर्मूला होता है। प्रेशर पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट मिला देने पे प्रेशर में क्या इफेक्ट आया, सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट मिला देने पे वाटर पोटेंशियल का गिर जाना,
ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर की फ्री एनर्जी। यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया? Yes, sir. तो ऑस्मोसिस में हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो देखो वाटर पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस जो हमने पढ़ा वो क्या है? वो ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट है। बस यही फर्क है, बात दोनों सही है, बात दोनों ही ऑस्मोसिस की जा रही है। अब हम चीजों को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ऑस्मोसिस की जगह, हाइपो हाइपरटोनिक की जगह वाटर पोटेंशियल टर्म का यूज करते हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। किसी को कोई डाउट हो जो हमने अभी तक पूछा उस पर, तो कोई फ्रैंकली पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट हो पूछिए। तो मैंने आपको बता दिया वाटर पोटेंशियल, मैंने आपको बता दिया सॉलिड पोटेंशियल आपको बता दिया, प्रेशर पोटेंशियल बता दिया, और ठीक है, ऑस्मोसिस मैंने आपको समझा दिया। ठीक। अच्छा, एक चीज और मुझे बता दो साथ में, यहीं पे पूछ लेता हूँ। एक टर्म होता है, हेडिंग डालना, एम्बिबिशन, है ना? तो भाई एम्बिबिशन क्या होता है? बोलो भाई, एम्बिबिशन क्या होता है? रोशनी बताओ भाई, एम्बिबिशन क्या होता है? लीजा, क्या होता है एम्बिबिशन? अंशिका, अदनान बताओ भाई। सिंपल है यार, देखो, चने भिगोते हो ना खाने के लिए? सर वो प्रोसेस होता है ना जिसमें प्लांट्स या फिर सीड वाटर अब्सॉर्ब करते हैं, जैसे स्प्राउट्स। राइट राइट, गुड गुड गुड। देखो सिंपल है, जब कोई सॉलिड, तो हमने क्या किया, सूखे चने होते हैं, बिल्कुल सॉलिड होते हैं, बिल्कुल सॉलिड, दांत टूट जाए लेकिन नहीं टूटते जल्दी से, है ना? आप उसको पानी में डाल दीजिए, वो रात भर में भीग करके बड़े हो जाए, इसको इम्बिबिशन। जब कोई सॉलिड वाटर एब्जॉर्ब कर ले या कोई सॉल्वेंट एब्जॉर्ब करे, उसको इम्बिबिशन बोलते हैं। अभी बारिश का समय चल रहा है, आपने देखा होगा जो लकड़ी के पुराने दरवाजे और खिड़कियां होंगे वो टाइट हो गए होंगे, बंद नहीं होते होंगे सही से, है ना? यस सर। एम्बिबिशन हो जाता है, और क्या होता है? दैट इज एम्बिबिशन। नोट कर लो, absorption of water, absorption of water by solid particle of absorption of water by solid particle of absorbent enormously increases the volume, enormously increases the volume without forming solution, without forming solution, is called ambibition, is called ambibition। ठीक है, ये बहुत बड़ा फोर्स होता है एम्बिबिशन। रॉक्स के बीच में प्लांट की जो ट्रीज की जो रूट होती हैं वो अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, उनमें एम्बिबिशन होता है, वो रॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आप सब समझिए कितना पावरफुल फोर्स होता है एम्बिबिशन। ठीक है, तो एम्बिबिशन भी आपको समझ में आ गया, है ना? बहुत अच्छे। एक और चीज समझ लीजिए, ऑस्मोसिस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पूरी कहानी सी डायग्राम पे निपट जाएगी है, एक काम और पढ़ लिया जाए। कोटा में डीपीटी, क्या डीपीटी किसको बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, है ना?
और एक और आपको बात बता दूं, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, उसका इट हैव मैक्सिमम डीपीटी, है ना। तो प्योर वाटर का डीपीटी क्या है, मैक्सिमम है ना प्योर वाटर का। जब प्योर वाटर में हम लोग क्या करेंगे कि कोई सा भी सोल्यूट मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, डीपीटी कम हो जाएगा ना। यस डिफ्यूजन प्रेशर कम प्योर वाटर का कह रहा है सबसे ज्यादा है, तो जब उसमें सॉल्यूट पिला दिया जाएगा तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो प्योर वाटर में ये सॉल्वेंट मिलाने पे या कोई भी मॉलिक्यूल मिलाने पे जो उसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्निकली इसी को हमने सॉल्यूट पोटेंशियल कह दिया। क्लियर है? यस सर। नोट करो, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, है ना। तो यहां पर वाटर ऑस्मोसिस कैसे हो रही है, हाई डीपीडी से लो डीपीटी। लो डीपीडी की तरफ, है ना। देखो सब बात वही चल रही है, मैंने डायग्राम आपके सामने से नहीं हटाया, इसके लिए मैंने सिंगल डायग्राम यूज किया। डायग्राम मैंने आपके सामने से नहीं हटाया, मैंने आपको सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, डीपीडी सब बता दिया मैंने आपको। और सब बात वही कही जा रही है, अलग अलग तरह से कही जा रही है, अलग अलग कॉन्सेप्ट को यूज करके कही जा रही है ना। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही डायग्राम से आप समझिए, ठीक है। तो नोट करेंगे, प्योर वाटर हैव मैक्सिमम डीपीडी, प्योर वाटर हैव मैक्सिमम डीपीडी, मतलब डिफ्यूज होने की पावर, डिफ्यूजन मैक्सिमम होती प्योर वाटर में। इट्स डिफ्यूजन प्रेशर गेट्स लोअर्ड, its diffusion pressure gets lowered by addition of solute particle. Its diffusion pressure is lowered by addition of solute particle in it. Full stop. The reduction is diffusion pressure of water. The reduction in diffusion pressure of water in a solution over its pure state, in a solution over its pure state is called diffusion pressure deficit, is called diffusion pressure deficit. Full stop. Diffusion pressure deficit, DPD, is also called suction pressure. क्यों, सॉल्यूट इधर मिला दिया, डीपीडी लो हो गया, ये प्योर वाटर की तरह सक करने लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे, सक्शन प्रेशर। क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट। तो आप एक बार और देखिए अगर कुछ ना समझ में आया हो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ पढ़ाऊंगा, प्लाज्मोलिसिस पढ़ाऊंगा, डिप्लाज्मोलिसिस, है ना। प्लाज्मोलिसिस से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली इसको खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछिए। नो सर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिर से पढ़िएगा, फिर से रिवीजन जरूर करिएगा। अगर आपने आज रिवीजन नहीं किया तो यकीन मानो ये आपको भूल जाए। मेरी बात बिल्कुल याद रखना, आप एक बार कुछ नहीं 10 मिनट देना, 10 से 15 मिनट, जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने आपको लिखवाया, आप उसको एक बार दोबारा से रीड आउट कर लीजिएगा। मैं आपको रटने के लिए नहीं कर रहा हूँ, याद करने के लिए, आप उसको रीड आउट कर लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। और अगर आज आपने इसको रीड आउट नहीं किया तो यकीन मानो ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपको याद नहीं रहेगा, बिलीव ऑन मी। और फिर आपको ट्रांसलोकेशन इन प्लांट नहीं समझ में आएगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया, आपके दिमाग में है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट वो आपको बिल्कुल केक वॉक लगेगा एकदम। बस यही कहानी, ठीक है। यस सर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। वेलकम, बाय, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।